संघर्ष कर, अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज है 8 फरवरी 2023। तो आज क्या है करंट अफेयर में खास, विस्तार से जानेंगे। इससे पहले जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हो, सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है क्रिकेट से, बहुत इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति के संन्यास की घोषणा है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, कप्तान थे एरोन फिंच, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टी20 कैप्टन एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फिंच ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप खिताब दिलाया था। इन्होंने 2011 में अपनी शुरुआत करने के 12 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो नाम याद रखिएगा, एरोन फिंच इनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। अब रिटायरमेंट की बात आई है तो बात करें तो इस फरवरी भर में ही इन 8 दिनों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाम हैं जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था जोगिंदर शर्मा का नाम, 2007 टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जाना पहचाना नाम, जिनकी बदौलत ही भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था पहली बार में ही। जोगिंदर शर्मा, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया था क्रिकेट से। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला, इन्होंने भी क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था अभी 4-5 रोज पहले ही। इसके अलावा डेविन प्रूटेरियस दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने भी अभी अभी रिटायरमेंट लिया था। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्रिकेट से न्यूज़ आई है तो क्या आपको याद है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था पिछले साल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। टी20 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था पिछले वर्ष, जिसको इंग्लैंड ने जीता था और सैम करन यहाँ पर बने थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। किसको हराया था इंग्लैंड ने? न्यूजीलैंड को। ठीक है गाइस, याद रखिएगा ये पॉइंट। और उसके बाद आईपीएल जो 2023 के अंदर होना है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें सैम करन सबसे महंगे भी बिके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कितने करोड़ के बिके हैं और किस टीम ने इनको खरीदा है? कमेंट कॉलम में जरा आंसर करिए। हम बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ में क्या है खास, तो अगली न्यूज़ की बात करें तो फिर से क्रिकेट से ही न्यूज़ है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर है मोंटी देसाई, इनको नेपाल क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। वह एक अन्य पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर का स्थान लेंगे, जिन्होंने दिसंबर 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, हमारे भारत के जितने भी क्रिकेटर हैं वो दूसरे देशों में जाकर के अपना कितना नाम बनाए हुए हैं। तो नेपाल क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं, इनका नाम है मोंटी देसाई। नाम इनका आप मत भूलिएगा क्योंकि एग्जाम में पिछली बार जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं में बहुत ही बार क्वेश्चन देखा गया था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है। उस समय कोच थे रमेश पोवार, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पोवार। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आप जान सकते हैं इससे रिलेटेड भी अपॉइंटमेंट आ सकता है कि नेपाल क्रिकेट टीम के कौन बने कोच। तो भारतीय मूल के हैं मोंटी देसाई। ठीक है गाइस, इससे पहले मनोज प्रभाकर थे, इनका नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, नेपाल क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? कमेंट कॉलम में जाकर आप आंसर करिए। इसके अलावा बात करें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो भारतीय क्रिकेट की दावाल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़, ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, इनको भी याद रखिए। तो ये बताइए भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? तो मैं आपको बता दूं, हार्दिक पांड्या टी20 में कैप्टन है और टेस्ट और वनडे में रोहित शर्मा कैप्टन है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए। इसके अलावा अंडर-19 विश्व कप अभी अभी हम जीत कर आए हैं, है ना। साउथ अफ्रीका में अभी अभी हम लोग जीत कर आए हैं, इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 का
T20 क्रिकेट विश्व कप, जिस महिला टीम के कैप्टन कौन थी? सैफाली वर्मा। उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी। तो ये भी जान लेते हैं कि जो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के कोच बनाए गए हैं मोंटी देसाई, वे वेस्ट इंडीज़, कनाडा और यूएई जैसे टीमों के हेड कोच भी रह चुके हैं और उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स टीम के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया है। तो याद रखिएगा ये ओवरऑल न्यूज़। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अमृत न्यूज़ है ये। जो भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम कुसुम योजना को बढ़ा दिया है। तो सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कोविड के कारण योजना का कार्यान्वयन काफ़ी प्रभावित हुआ था। बात करें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर बात करेंगे पीएम कुसुम योजना के बारे में। तो पीएम कुसुम सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही याद रखिएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि पीएम कुसुम योजना में के से अर्थ क्या है, या फिर यू से अर्थ क्या है, या फिर यस से अर्थ क्या है, या फिर एम से अर्थ क्या है। तो आपको ऐसे तोड़ तोड़ के भी इसका फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्तम महाअभियान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है। याद रखिएगा गाइस। तो न्यूज़ यह है कि पीएम कुसुम योजना को सरकार ने 2026 तक बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की बात आई है, तो कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए हमारे ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कौन है मंत्री इस टाइम। कमेंट कॉलम में आप सभी लोग आंसर किया करें, कमेंट्स बहुत कम करते हैं आप लोग, ठीक है। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिया करें। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ से। जनवरी में भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर 7.14% पर आ गई है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर 7.14% पर आ गई है। दिसंबर 2022 के दौरान बेरोजगारी दर 8.30% थी, जबकि नवंबर 2022 में 8% और सितंबर 2022 में 6.43% थी। तो ये इकोनॉमी की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। तो आपको अच्छे से क्लियर रखना है कि जनवरी में भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर पर आकर 7.14% पर रुक गई है। अब इस न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो याद रखिएगा बेरोजगारी दर किसके द्वारा निकाली जाती है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्रॉस क्वेश्चंस आपसे करता है। हो सकता है वो बता दे कि भारत की बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर पर जनवरी 2023 में 7.14% रही। तो अब ये बताइए किसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है, तो याद रखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार इस रिपोर्ट को निकाला गया है। ठीक है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कल की न्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा 78% अप्रूवल मिली है नेताओं की सूची में, और ये रिपोर्ट निकाली गई थी मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ना कि कौन सी इंडेक्स को किस एक संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सक्सेस सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जहां पर 50+ जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास को मैंने डिस्कस किया है। उसमें से एक मेरा वीडियो वो भी है जहां पर मैंने रैंकिंग एंड इंडाइसेस को क्लियर किया है। तो जाकर के वो वीडियो जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है गाइस, तो फिलहाल कुछ और पॉइंट जानते हैं। तो आंकड़ों के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर जो है जनवरी 2023 में
ये 8.55% है, जो दिसंबर 2022 में 10.09% थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.44% से घटकर 6.48% हो गई है और ओवरऑल जनवरी में भारत की बेरोजगारी दर 7.14% रही है। ठीक है गाइज, तो इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं रुका हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है भारतीय अमेरिकी अप्सरा अय्यर हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनी है। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल में भारतीय अमेरिकी छात्रा अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। वह प्रकाशन के 136 साल के इतिहास में इस पद पर नामित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है। वह हार्वर्ड लॉ रिव्यू की 137वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और यह छात्रों द्वारा संचालित सबसे पुरानी कानूनी छात्रवृत्ति प्रकाशनों में से एक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि दूसरे देश में जाकर जब कोई भारतीय मूल के व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है तो वो वैसे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखिए, भारतीय अमेरिकी अप्सरा अय्यर हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनी है। ठीक है गाइस। अच्छा, दूसरे देशों में कौन कौन व्यक्ति हैं हमारे देश के? अच्छा चलिए बात करते हैं। ब्रिटेन में जो इस समय मेन व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री के पद पर, ऋषि सुनक, वो भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है। इसके अलावा मॉरिशस के जो प्रमुख हैं इस समय, प्रविंद्र जगन्नाथ, वो भी भारतीय मूल के हैं। आयरलैंड के वर्तमान में जो प्रमुख हैं लियो वराडकर, वो भी भारतीय मूल के हैं, है ना गाइस। तो हमारे भारतीयों ने बहुत ही ज़्यादा दबदबा कायम रखा है। जैसे अमेरिका में जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये भी भारतीय मूल की है। तो ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है। तो अब बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनेश फोगट और साक्षी मलिक बीबीसी द्वारा अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। तो पहलवान विनेश फोगट और साक्षी मलिक को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए कुल 5 एथलीटों में नामांकित किया गया है। अन्य 3 एथलीट कौन है? तो उसमें हैं भारोत्तोलक मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इस बार रजत पदक जीता था। इसके अलावा प्रसिद्ध शटलर पीवी सिंधु और मुक्केबाज निकाहत जरीन। विजेता का फैसला पब्लिक पोल से होगा और इसकी घोषणा 5 मार्च को करी जाएगी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पिछली बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना भी था। विनोद फोगट और साक्षी मलिक को बीबीसी द्वारा इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अवार्ड का नाम है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है गाइस। 5 एथलीटों में से इन दोनों को भी चुना गया है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एंड इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज़ है। इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नागरिक निकाय बना है। अब कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण और वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो भी पैसा, जो भी परियोजना लागू की जाती है, वो ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत कहलाती है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इसका लक्ष्य अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाना है। ग्रीन बॉन्ड के पब्लिक इश्यू 10 से 14 फरवरी 2023 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुले रहेंगे। इश्यू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा और निगम लगातार 6 साल से स्वच्छता सर्वेक्षण में भी अव्वल स्थान पर आता रहा है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और ये पिछले 6 सालों से इसी स्थान पर बना हुआ है। अब यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड की कुछ और बात करते हैं। तो यह एक ग्रीन बॉन्ड सुरक्षा ऋण होता है जो किसी संगठन द्वारा उन परियोजनाओं के वित्त पोषण या पुनर्वित्त के उद्देश्य से किया जाता है जो पर्यावरण और जलवायु में सकारात्मक योगदान देती है। कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई है, आप केवल इतना समझ लीजिए कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन बॉन्ड को जारी किया जाता है। ठीक है गाइस। पहला ग्रीन बॉन्ड 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक यूरोपीय संघ की उधार देने वाली शाखा द्वारा जारी किया गया था। तो अब याद रखिएगा इस न्यूज़ को कि इस ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है इंदौर ने और पहला नागरिक निकाय बन गया है। इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक है गाइस। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, बहुत ही बड़ा भूकंप आया है तुर्की और सीरिया में। गाइस बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी भूकंप रहा है ये।
84 वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी आपदा देखने को मिली है। तो याद रखिएगा, तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है और 100 से अधिक वर्षों में क्षेत्र में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। तुर्की की सबसे भयानक भूकंप आपदा 1939 में हुई थी, जहां 33,000 लोग मरे थे। तो याद रखिएगा, उसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हादसा हुआ है। बात करें तुर्की देश की, तो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में अनातोलियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। कुर्द लोगों की देश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक जनसंख्या है। लुसाने की संधि पर हस्ताक्षर करके 1 नवंबर 1922 को इस सल्तनत का उन्मूलन हुआ था, यानी तुर्की का। राष्ट्रपति हैं रेसिप तैयब एर्दोगन, राजधानी अंकारा है। मुद्रा है तुर्की लीरा। जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ के आसपास है। यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में पड़ता है। आधिकारिक भाषा है तुर्की। तो उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है, ये बताइए सीरिया की राजधानी क्या है। अगली न्यूज़ है, डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है। तो लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लिटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। उनकी पुस्तक वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट में भाषा के विकास को प्रवासन के परिणाम के रूप में चित्रित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरना ने 4 दिवसीय MBIFL 2023 के समापन समारोह में मोहन को यह पुरस्कार दिया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर पैगी मोहन, इन्होंने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और की पुस्तक जिसके लिए अवार्ड मिला है उसका नाम है वांडरर्स। ठीक है गाइस, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़, आपको पता है वर्तमान में श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा संकट चल रहा है। इतनी बुरी संकट की स्थिति चल रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि श्रीलंका ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना स्थापना दिवस मनाया था और उस स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने 300 बिलियन से ज़्यादा भी खर्चा किया, जो कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय रहा है कि जब आपके यहाँ खाने को नहीं है, आपके यहाँ लोग संकट में मर रहे हैं, तब आप इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इन देशों की राजनीति तो समझ में आती नहीं है कि आखिर इन देशों की राजनीति क्या है, किस प्रकार से ये जी रहे हैं। जब आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप इतना ज़्यादा बर्बादी क्यों करते हैं, है ना। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, जिस दिन श्रीलंका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया था। तो न्यूज़ श्रीलंका से ही है। इस संकट के समय में आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत ने श्रीलंका को 50 बसों की आपूर्ति करी है। भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने बसों को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सौंपा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको याद रखना है कि बसों का ठेका किसको दिया गया है, तो वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड को श्रीलंका को 500 बसों की आपूर्ति का ठेका मिला था। और यह ऑर्डर जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ठीक है गाइस, तो याद रखिए गाइस, हमारे देश में कोई भी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है पैसे का, तो ये बैंक के माध्यम से किया जाता है। और ये बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एग्जिम बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रकार की डेवलपमेंट बैंक है जिसको स्पेशलाइज्ड बैंक भी कहा जाता है। तो अशोक लीलैंड कंपनी के द्वारा 500 बसें भेजी जानी है श्रीलंका में, जिसमें से 50 बस पहुंचाई जा चुकी हैं। याद रखिएगा, न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया है। और इस योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत लगभग 123 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। आइए इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। इसे 25 जून 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराना था। योजना के तहत लगभग 1.12 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। यह घरों को महिला सदस्यों के नाम या संयुक्त रूप से उनके नाम करके महिला अधिकारियों को बढ़ावा देना है। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा। बढ़ते फिलहाल
अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है आईटीबीपी से, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो आईटीबीपी की केंद्रीय आइस हॉकी टीम ने फरवरी में पुरुषों के लिए 2023 का आइस हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है, जिसे लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था और फाइनल में इन्होंने लद्दाख स्काउट्स को हराया है। तो याद रखिएगा, और मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है, पिछले से पिछले बार का खिताब भी आईटीबीपी ने ही जीता था आइस हॉकी चैंपियनशिप का। आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। तो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ी सीमाओं पर तैनात भारत का एक सीमा गश्ती संगठन है। 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद 1962 में स्थापित 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यानी यहाँ पर आप ये भी जान गए कि अर्धसैनिक बलों की संख्या भारत में 7 है प्रेजेंट टाइम में। इसका प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड के मसूरी में है और इसका आदर्श वाक्य है वीरता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक है अनीस दयाल सिंह। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी? क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है? अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।